नमस्कार दोस्तों। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा होने वाला है। तुमने देखा होगा यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूं मैं, बट आज थोड़ा छोटा वीडियो होने वाला है। यही कुछ अपना 4-5 घंटे की, जस्ट किडिंग, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है आज की, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से बनाएंगे। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे जो आज मैं कराने वाला हूं, मैंने इंडिविजुअल टॉपिक के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक कराऊंगा आज मैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके अलावा कुछ नहीं कराने वाला। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइट जो है वो दो नेचर शो करती है, एक वो पार्टिकल नेचर शो करती है और एक वेव नेचर शो करती है। लास्ट टाइम याद है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कहा कि क्लासिकल वेव थ्योरी गलत है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अरे ये इंटरफेरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, ये पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दोनों में जंग छिड़ी हुई थी। इस जंग को खत्म किया जिसका नाम था डी ब्रोगली। ये डी ब्रोगली हमारे पास आए और इन्होंने जंग को खत्म किया। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? वैसे तो तुम्हें मैं इसका एक प्रूफ भी कराने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार इसका प्रूफ ठीक है कर लेंगे एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर लेंगे, लेकिन अगर तुम समझने की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट उनके दिमाग से आया था ये फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ऑल्दो मैं तुम्हें प्रूफ इसका कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, इसका कराऊंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग से आया था फॉर्मूला। ठीक है, डी ब्रोगली के दिमाग से आया था। दिस इज दी हाइपोथेसिस। उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। यहां से देखो, लेफ्ट साइड देखो पार्टिकल, क्योंकि मोमेंटम है यहां पे, मोमेंटम तो एक पार्टिकल का ही हो सकता है ना। राइट साइड देखो, राइट साइड प्लैंक्स कांस्टेंट छोड़ दो, राइट साइड देखो लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ तो वेव की होती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल रखे हुए हैं, इसका मतलब राइट साइड शो कर रही है वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इसका मतलब है कि इसमें दोनों चीजें पैक करके रख दी है कि छोटी सी इक्वेशन में, P इज इक्वल टू एच लैम्डा। इस छोटी सी इक्वेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी कि ऐसे ये हमारे पास जो हमारे पास लाइट होती है वो पार्टिकल भी होती है, एट द सेम टाइम वो वेव नेचर भी शो कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस थी उनकी। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, मैं करा देता हूं, लाइट के लिए एक प्रूफ करा देते हैं। सबसे पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ जाओ। प्लैंक्स की हाइपोथेसिस याद है, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर तुम कभी कभी लिखते थे एच सी बाय लैम्डा, है ना। वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख, पहली इक्वेशन तो होगी इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एम सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है, और एक प्लैंक की इक्वेशन। या आइंस्टीन का काम था पूरा और ये प्लैंक का काम था। इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, शायद कुछ बन जाए। ये भी E है, ये भी E है, तो दोनों को कंबाइन कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक C से C चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा h बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। ये mc क्या है? mc क्या है? ये दिस mc इज कॉल्ड मोमेंटम। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? स्पीड की। अगर मैं बात करूं लाइट की स्पीड की बात करूं तो v की जगह क्या आ जाएगा? c, तो m इंटू सी मोमेंटम, यह आ जाएगा मोमेंटम। अरे यही इक्वेशन तो ऊपर लिखी है, h बाई लैम्डा इज इक्वल टू p, यही इक्वेशन ऊपर लिखी है देखो। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो आपने सिर्फ लाइट के लिए प्रूव कर दिया। हाँ, इसीलिए तुम्हें बता रहे थे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हें अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, इसको याद रखो। ऐसा ही कुछ शायद इन्होंने किया भी होगा डी ब्रोगली ने, लेकिन इन्होंने इसको बियॉन्ड भी सोचा। इन्होंने सोचा यार कि ठीक है, ये प्रूफ इन्होंने करके देखा, इन्हें पता लग गया ऐसी इक्वेशन बन रही है, मान लिया यार बात, ठीक है, बात समझ गए। लेकिन इन्होंने ऐसे सोचा कि क्या ये जो थिंग है, क्या ये वैलिड करती है इलेक्ट्रॉन के लिए? क्या ये वैलिड होती है प्रोटॉन के लिए? क्या इन चीजों के लिए भी वैलिड होती है? एक्सपेरिमेंट हुए। तुम्हें पता है एक थॉमसन था, थॉमसन पढ़ा हो ना हमने, प्लम पुडिंग मॉडल, वो जिन्होंने वो बताया था, वो तरबूज के जैसा तुम्हें दिया था, वो एटम का मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बात याद आई? वो थॉमसन था। इनका एक लड़का, इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने। इनका एक बेटा था, इनका बेटा, इन्होंने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ठीक है,
अब डी ब्रोगली ने क्या बोल दिया, स्टोरी सुनना ध्यान से। थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बताया क्या है, पार्टिकल, पार्टिकल बता दिया, ठीक है, यहां तक कहानी चल रही थी। एक टाइम पे डी ब्रोगली आए, इन्होंने क्या बताया कि जो भी चीज है यूनिवर्स में, जो भी चीज है, जो भी चीज है, मैं क्या हूं, पार्टिकल या वेव, दोनों। इन्होंने कहा ये जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, इससे हमें पता लगता है कि हर चीज पार्टिकल है या वेव, दोनों। ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इन्होंने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है या दोनों, दोनों। क्या ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ? हाँ प्रूव हुआ, बिल्कुल प्रूव हुआ। और इनका बेटा था एक, बेटा ऑफ थॉमसन, इन्होंने प्रूव कर दिया। इनके बेटे, इनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज। और इनके बेटे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्रूव करके दिखाया वेव है, वेव नेचर प्रूव करके दिखाया। इन्होंने प्रूव किया पार्टिकल नेचर, और इन्होंने प्रूव, इसके बेटे ने प्रूव किया वेव नेचर। और जैसे ही प्रूव किया, इनको भी नोबेल प्राइज। अरे इसको तो मिला ही नोबेल प्राइज, इसको भी नोबेल प्राइज मिला। और भी ऐसे 7 लोग थे इनके स्टूडेंट, थॉमसन के जैसे 7 और स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग हिम, जिनको नोबेल प्राइज मिला। खुद देखो, खुद क्या किया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इनके बेटे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। कौन सही था दोनों में से? अरे दोनों सही थे। ये देखो यहां से, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट से तुम्हें क्या चीज मिल रही है, वेव नेचर मिलेगा या पार्टिकल नेचर मिलेगा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताओ, क्या वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया वेव ऑप्टिक्स में? किया हुआ हमने? हाँ। नहीं भी किया जिसने, तो उसको मैं बता देता हूं। एक तुम पेज लो, पेज, उसके 2 छोटे छोटे बीच में से पार्ट कर दो, ऐसे मान लो पेज, इसमें से यहां से छोटे छोटे 2 पीस कट कर लो। इसमें से जैसे ही मैंने कट करे, यहां से इस बार लाइट नहीं भेज रहा, इस बार मैं पता है क्या भेजना चाह रहा हूं, इस बार मैं यहां से भेज रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स। इस बार मैं यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं, बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रॉन भेजे। इस बार मैंने इलेक्ट्रॉन भेजे, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, ये नहीं आया अभी तक, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। अभी इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वेव भी हो सकती है, अभी तो सिर्फ बोला है ना, ऐसे थोड़ी बोलने से मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बोलने से नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से गए, अरे फिर से वैसे ही पैटर्न, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। यहां पे एक पैटर्न सा बन गया, जैसे वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता था वेव ऑप्टिक्स में, YDSC में, वैसे ही कुछ पैटर्न बन गया। यहां पे बन गया डार्क फ्रिंज एकदम, सॉरी यहां पे बन गया ब्राइट फ्रिंज एकदम बढ़िया, एकदम मोस्टली यहां पे आके इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। उसके बाद फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो। ये तो वेव नेचर करता था यार, हमने तो प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ये तो वेव नेचर शो कर रहा है। तो क्या चीज सही है? दोनों सही है, एक्चुअल में दोनों सही है। क्या चीज सही है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव? हम कहेंगे दोनों। अब तुम प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन पार्टिकल है या वेव? दोनों। न्यूट्रॉन पार्टिकल है वेव? दोनों। बात समझ आ रहा? तो हम याद रखेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सारे क्या शो करते हैं? ड्यूल नेचर शो करते हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। बात समझ पा रहे हो? और ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं ड्यूल नेचर। बात समझ आ गई? बाकी तो न्यूमेरिकल एक ही तो फॉर्मूला था और खत्म भी हो गया। अबे खत्म कर दिया हमने आज का टॉपिक, इतना ही था। अब तुम कहोगे कि बस जाएं, वीडियो बंद, अभी न्यूमेरिकल्स कर लो इसके, और भी तुम्हें फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट बताएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है? इसके क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो बताने वाले अब तुम्हें। सबसे पहली चीज तो हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन इसी का ही कराता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं क्या हूं, पार्टिकल या वेव? मैं कह रहा हूं दोनों। आ जाओ देखते हैं मेरी वेवलेंथ कितनी है, देखते हैं मेरी वेवलेंथ कितनी है। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी वेवलेंथ कितनी है? अबे खड़ा हूं तो मोमेंटम कहां से आ गया? फिर तो मोमेंटम ही नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मैं रुका हुआ हूं तो नहीं बात बनेगी। मान लो मेरा मास कितना है, मास मान लेते हैं 15 किलो। 15 तो ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 10 किलो, 10 केजी, ठीक है? और मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा वेलोसिटी से भाग रहा हूं, मुझे निकालनी है। अगर मैं इतनी वेलोसिटी से भाग रहा हूं तो बताओ मेरी वेवलेंथ कितनी होने वाली है?
अरे पार्टिकल नेचर तो मैं शो करता ही हूं। अगर तुमसे मैं सिंपल मोमेंटम पूछूं तो तुम निकाल ही लोगे, मास इनटू वेलोसिटी। मैं तो तुमसे वेवलेंथ पूछ रहा हूं। आ जाओ करते हैं इसे। ये एग्जांपल मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है, और ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के जाना तुम्हारी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे तुम्हें चीजें समझ भी आ रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, बात समझे, अपॉन में पी का फॉर्मूला होता है एमवी, एमवी मतलब 10 इंटू 20, जो कि हो जाएगा 200 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो ये बन जाएगा, 2 से इसको कट करो तो ये बन जाएगा 3.3 इंटू ये 2 जीरो को इसके साथ कंबाइन कर दो तो एक 10 की पावर -36 जूल, जूल नहीं आएगा ये, इसको कटवट कर लेना, जो भी यूनिट्स इसके बनेंगे मीटर बनेंगे, क्योंकि लैम्डा इज, अरे होता तो डिस्टेंस ही है ना यार एक तरह का लैम्डा भी, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर। कितनी है ये वेवलेंथ, अरे तो बहुत छोटी है, बहुत भी मैं कम कह रहा हूं, बहुत 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 छोटी है तो वेवलेंथ। क्या दिखाई देगी, कभी नोटिसेबल होगी, नहीं, ये कभी नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कैसे पता लग गई हमें वेव नेचर, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास भी तो बहुत कम है। अगर मास बहुत कम है तो वेवलेंथ उसकी नोटिसेबल होगी, उसकी नोटिस कर लूंगा मैं वेवलेंथ। तो यहां से हमारे पास आता, यहां से हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, तो मैं क्यों पार्टिकल नेचर शो कर रहा हूं, जब मैं भाग रहा हूं एक पार्टिकल की तरह क्यों भागता हूं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं भागता, मास बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ, एक तो मास ज्यादा है, ऊपर से वेलोसिटी कम है, अब 20 मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन फोटोन तो 3 इंटू 10⁸ से भाग लेता है, सबसे ज्यादा स्पीड पूरे यूनिवर्स की इतनी से भाग लेता है फोटोन, समझ पा रहे हैं हम बात को, इसलिए उनकी वेवलेंथ नोटिसेबल होती है। आगे चलते हैं, फिलहाल के लिए आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो एक तो हमारे पास यही मिल गया, सबसे पहला मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें यही मिल गया कि फॉर एनी बॉडी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में mv, ठीक है। अगर तुम्हें लाइट की निकालनी है तो मतलब अगर तुम्हें लाइट नहीं, अगर तुम्हें किसी भी बॉडी की निकालनी है, अगर उसका मास और वेलोसिटी पता है तो तुम यहां से निकाल सकते हो। दूसरा सुनो, दूसरी हमारे पास चीज आ रही है इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास, अच्छा ये चीज कब वैलिड होगी, एक चीज और बताना चाहूंगा तुम्हें, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वैलिड होगा नॉन रिलेटिविस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ये नॉन रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट, मुझे यहां पे इंपॉर्टेंट ना लिख के यहां पे इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि जब भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की बहुत कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अभी दूसरे में घुमाने वाला हूं मैं चीज को। अगर मान लो फॉर रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट, फॉर रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड्स का मतलब होता है जो स्पीड होगी वो लगभग इक्वल होगी, लगभग इक्वल किसके होगी, सी के। अरे सी के इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि उस स्पीड से सिर्फ एक ही पार्टिकल मूव कर सकता है, फोटोन। आज तक जितनी भी डिस्कवरी हमें पता लगा एक ही पार्टिकल है फोटोन, वही इतनी स्पीड से मूव कर सकता है। मान लो इसके लगभग कंपैरिजन में आ गया, कुछ ऐसे है 1.5 इंटू 10⁸, मान लो इस स्पीड से कोई मूव कर रहा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तब लिखो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहां पे आता है रिलेटिविस्टिक मास इंटू वेलोसिटी। क्या आएगा, रिलेटिविस्टिक मास इंटू वेलोसिटी। फिर से आइंस्टीन की थ्योरी यूज करनी पड़ेगी। आइंस्टीन की थ्योरी यूज करेंगे तो वो कहता था कि जब भी तुम भागते हो, भागने से तुम्हारा मास भी चेंज होता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना। भागने से क्या होगा, एम डैश आ जाएगा हमारे पास, एम नोट अपॉन में रूट में 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, बढ़िया। तो जैसे जैसे तुम भागना स्टार्ट करोगे तुम्हारा मास बढ़ेगा,
अब ये कैसे हो गया? तो देखो ध्यान से देखना, v क्या है? v c से छोटा है ना, c के इक्वल नहीं हो सकता, तुम खुद देख लो, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो 1 ये बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मास आ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट मास आ जाएगा उस चीज का। तो ये तो छोड़ो अभी फिलहाल के लिए। ऐसे देखो v जो है c से छोटा है, मतलब ये नंबर जो आएगा 1 से छोटा आएगा। 1 में से 1 से छोटा माइनस करोगे, 1 में से माइनस मान लो तुमने कर लिया 0.5, ऐसे ही बोलो रैंडम नंबर, एक से छोटा 0.5 मैंने माइनस कर लिया, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 0.5। रूट ले लोगे 0.5 का, कोई छोटी वैल्यू आएगी 1 से छोटी। अगर तुम किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास आ गया 1.0 लगभग मान लेते हैं 27, ऐसा मान ले रैंडम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई m की, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू बढ़ी या फिर कम हो गई? जैसे ही मैंने 0.27 से डिवाइड किया, ओवरऑल वैल्यू बढ़ी या कम हुई? दिमाग लगाओ, सोचो, बढ़ी या कम हुई? बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब जैसे तुम तेज भागना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा मास बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सो जैसे ही हम तेज भागना स्टार्ट करते हैं, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मास बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रह जाएगी तो मजा आएगा, एकदम बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे तुमसे। तो ये चीज को ध्यान रखना, दो चीजें मैंने अलग अलग लिखी हैं। जब भी तुम स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी में भागोगे तो ये फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भागोगे, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, इसके आसपास भागोगे तो तुम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ये फॉर्मूला लगाओगे, यहां पे फर्क याद आएगा, m की जगह तुम्हें ये रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल भी करा के दिखाते हैं, तुम समझ आएंगे उससे बातें। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल पूछूं कि मान लो तुम एक भाग रहे हो, मास है पार्टिकल का कुछ ऐसे, पार्टिकल का मास हमें दे रखा है, मास दे रखा है 10⁻⁻15 kg, ये मैं खुद से पार्टिकल बना रहा हूं, ठीक है। मास ये दे रखा है और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी दे रखी है 0.6% ऑफ 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 60% दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड, और तुम्हारा रेस्ट मास तुम्हें दे रखा है। रेस्ट मास मतलब एग्जैक्ट मास कितना है जब तुम रुके हुए हो। जब तुम भागना स्टार्ट कर दोगे और इस स्पीड से भागना स्टार्ट कर दोगे तो बेटा तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा। तुम कहोगे सर ये आज तक तो कभी किसी ने बात बताई नहीं थी। अरे आज बताई तुम्हें, अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से भागना स्टार्ट कर गए तो तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं दो तरह के मास बोल रहा हूं, एक बोल रहा हूं रेस्ट मास और एक सिंपल बोल रहा हूं मास। रेस्ट मास होता है जिसको आज तक हम पढ़ते आए थे। तुम कहोगे सर चलते तो हम तब भी थे, हमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ी। अबे इस स्पीड से चलेगा कभी, इतनी स्पीड से चले कभी नहीं चले, इसीलिए हम रेस्ट मास मास अलग अलग नहीं बोलते थे, अब बोलेंगे अलग अलग। बात समझ आ रही है यहां तक? हाँ। तो ये हमारे पास दे रखा फाइंड आउट दी वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी। वेवलेंथ में डायरेक्ट नहीं निकालने वाला हूं, सबसे पहले मैं मास निकाल रहा हूं। एक्चुअल में जब इतनी स्पीड से कोई चीज चलती है तो उसका मास कितना होगा, आ जाओ देखते हैं। मास का फॉर्मूला होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नोट अपॉन रूट में 1 माइनस वी कितना दिया हुआ है, वी हमें दिया हुआ है 0.6। अब तुम कहोगे ये कहां से आ गया, अबे परसेंटेज को हटाओगे डिवाइड में 100 नहीं आता क्या, तो 0.6 इंटू वी इंटू सी 0.6 पर, अरे 60% दे रखा था ना, 60% ऑफ सी दे रखा था ना, तो हमने 100 से डिवाइड करके इंटू सी लगा दिया। इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब है 0.6 टाइम्स सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर जो कि बन जाएगा 10 की पावर माइनस 15 अपॉन में रूट में 1 माइनस इसका क्या बन जाएगा 0.36 इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मेरे को यहां से दिख रहा है कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो गया और मेरे पास कुछ ऐसा बच रहा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 0.36 which comes out to be रूट में 0.64, हाँ
और ये बन जाएगा 10⁻⁻15 0.8, जो कि फर्दर बन जाएगा 10 ऊपर जाएगा डेसिमल हटा के, तो बन जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁻14, क्योंकि 10 ऊपर चला गया ना तो वो एक पावर को खत्म कर देगा, केजी। और इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो ये आ जाएगा 0.1 और फिर बचेगा 2, तो यहां आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 5। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे अभी हमें खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तुमसे पूछा है वेवलेंथ निकालो। अभी हमने मास निकाला, और मास ऐसा क्यों निकाला हमने वो मैंने तुम्हें बता दिया। सर ये आपने तब क्यों नहीं काम किया जब आप अपनी वेवलेंथ निकाल रहे थे, तब आपने क्यों नहीं ये काम किया था, तब आपने क्यों नहीं मास कैलकुलेट किया, तब वेलोसिटी बहुत कम थी, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे तो देखो कितनी है, यहां पे इसके साथ लगाना 3 × 10⁸, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? बस अब तो कुछ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p इज इक्वल टू h अपॉन, यहां हमारे पास बन जाएगा, अब h की वैल्यू रख देते हैं 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन, यहां पे हमारे पास बन जाएगा p हमारे पास मास जो कि आ रहा है 0.125 इंटू 10⁻⁻14 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0.6 इंटू 3 इंटू 10⁻8। अब ध्यान से देखना, यह हमारे पास बन जाएगा, सारे इस नंबर को तो अलग अलग कर लेते हैं, 6.6 अपॉन 0.125 इंटू 0.6, जो भी आएगा, जो भी आएगा, मल्टीप्लाई इन पावर से लेना देना हमें तो इस पावर्स को देखना है। तो ये बन जाएगी, इसको करोगे तो ये बन जाएगा 6, समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास बन जाएगी 6 माइनस के 6, सॉरी, ये हमारे पास बन जाएगी माइनस के 6, माइनस के 6 को भेजेंगे ऊपर तो ये बन जाएगी 10⁻⁻28 माइनस के 28। अब ध्यान से देखते जाओ, ये हमारे पास फर्दर बन जाएगी, ये हमारे पास फर्दर बन जाएगी डेसिमल, अगर मैं इसके हटाना चाहूं तो 3 एक यहां से आएंगे, एक यहां से आएगा, 4 जीरो जाएंगे ऊपर, वो इसको उड़ा देंगे, और ये बन जाएगा 66 अपॉन 125 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻, देखो 4 जीरोस यहां से आएंगे, है ना, 3 यहां से, एक यहां से, एक इसकी डेसिमल हटा के नीचे जीरो आएगी, 4 जीरो ऊपर जाएंगी, 1 जीरो नीचे आएगी, कट के 3 जीरो रह जाएंगी, और यहां बच जाएगा माइनस के 25। खुद से करके देखना अब ये कैसे आया, इससे कट करके आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहां पे फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 11 अपॉन 125 इंटू 10⁻⁻25, जो भी आएगा तुम्हारे सामने आंसर मीटर। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे को बहुत सारी और भी चीजें करानी है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। अब तुम कहोगे सर ये भी बहुत छोटी वेवलेंथ है, ये भी उतनी बड़ी वेवलेंथ नहीं है जितनी आप कह रहे थे कि बहुत बड़ी वेवलेंथ है, बहुत बड़ी वेवलेंथ है। अबे मास भी तो देखो, मास भी कोई उतना ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, लगभग 10⁻⁻27 के आसपास। अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम कमेंट में गलती भी निकाल सकते हो अपने मास्टर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो यार बहुत कम होता है, -31 के आसपास। मैंने शायद प्रोटॉन का बोल दिया ना, -27 होगा प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का होगा -31 के आसपास। अरे देख तो लो, अब इलेक्ट्रॉन के लिए तुम खुद से निकाल सकते हो, सारा काम करो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं, मास दे रखा है 10⁻⁻31, ठीक है। सेम काम तुम करो, मास दे रखा है 10⁻⁻27। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए देखो क्या वेवलेंथ हमारे पास बढ़िया सी आ रही है, नहीं आ रही है। अभी तो वेवलेंथ फिर से बहुत छोटी आई, क्योंकि मास अभी भी उतना कम नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, तीसरी टाइप इसके आ रखी है। अब मैं बहुत सारी चीजें कराने वाला ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ की तो जान निकाल रहे हो, टेंशन मत लो। अब मान लो तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आई शुड से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मेरे को वेवलेंथ निकाल के बताओ, तो माने, तब तो मानेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब निकाल के बताओ तुम्हारे, तो हम निकाल देंगे। हमें मोमेंटम और एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हम फर्दर लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। बहुत तेज हो रहा है बट ठीक है, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, अब एम से हम दोबारा काट देंगे। ये ऊपर जो दिख रहा है ना, हमें ऐसा कुछ दिख रहा है एम वी का होल स्क्वायर। ये एम वी तो हमें पता है मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ गई पी स्क्वायर बाय 2m। और यहां से अगर हम P लिखना चाहें मोमेंटम, तो वो हमारे पास आ जाएगा रूट में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। क्या हम वेवलेंथ का एक न्यू फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। लैम्डा हमारे पास आ जाएगा h अपॉन में P की जगह लिखेंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मान लो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी होगी तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डालना और आंसर। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, सीधा सीधा इसमें डालना और आंसर। अगर तुम्हें मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी तो पहले उसको जूल में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम जूल में चेंज करना चाहते हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो। खुद से लिखो ये बात, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, बस इतनी सी बात। तो मेरे ख्याल से यहां तक भी समझ आ रहा होगा। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, तुम कर भी सकते हो, इसके साथ छोटे छोटे एग्जांपल लिख लो। और ये छोटे नहीं है, ये आ जाते हैं एग्जांपल। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मास दिया हुआ पार्टिकल का 10⁻³ इंटू 10⁻², रुको ये बन जाएगी, एक मिनट रुको, बढ़िया सा दूंगा ताकि सॉल्व भी हो जाए, वरना लगे रहोगे तुम इसमें। ये हो जाएगी 4 और 2 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ, तुमसे बढ़िया सॉल्व होगा, ऐसा रूट वूट में कोई चीज फंसने नहीं वाली है। क्या तुम्हें करके दिखाएं ये क्वेश्चन? देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। पहले तो इसको चेंज कर लो जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगी। फिर ये हमारे पास बन जाएगा मास, तो हमें पहले ही दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें डालोगे वैल्यूज तो हमारे पास देखो कितनी आसान वैल्यूज दी है मैंने तुम्हें। रूट में 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और यहां पे मैंने तुम्हें वो दिया हुआ 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा तेज हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने 2 इंटू 2 4 दिया ताकि एक 2 बाहर आ जाए रूट से, तो 6.6 इंटू 10⁻34 h की वैल्यू में मैं रख दी। 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 4 इंटू 6 कितना होता है 64, और डेसिमल भी आएगा तो 6.4। 6.4 का बाहर कितना आएगा, 6.4 का बाहर आएगा 6.4, तो 6.4 का तो नहीं कुछ भी बाहर आने वाला, लेकिन हाँ 6.4 को अगर हम 64/10 लिख दे तो 8 बाहर आ जाएगा। अंदर रह जाएगा कुछ ऐसी कहानी, 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में एक और 10। ये अपॉन वाला 10 कहां से आया, वो जो अभी 64 छोड़ के गया होगा। अरे ये 64 नहीं आएगा, 6.4 आएगा। यहां से अगर हम देखें 2 से इसको कट कर सकते हो तो ये बन जाएगा 3.3 अपॉन में 8, यहां बन जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, ठीक है। ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस पर रूट अभी भी रहेगा। फर्दर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। रूट में ये पावर कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 30 और 15 नहीं 16, 30 और 16 -46। लेट मी सी, मेरे ख्याल से -46 इज करेक्ट। हाँ, अब रूट में से बाहर निकालोगे तो -23, तो इसको सॉल्व करते हैं यहां पे। तो लैम्डा मुझे दिख रहा है 3.3 अपॉन 10 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻34 इंटू रूट 10 अपॉन में, यह हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर -23, जो कि फर्दर बन जाएगी। इसको मैं रूट 10 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 3 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसको लगभग अभी 3 ही ले रहा हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं रूट 10 को अभी क्या ले रहा हूं, रूट 10 को अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं 3। तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रख के आंसर निकालना और मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है।
ये बन जाएगा, इसको अगर मैं 3 लूंगा तो ये 3 इंटू 33 बन जाएगा 9.9 अपॉन 8 इंटू में 10 की पावर, ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी 7 और 4 11 माइनस के 11, बिल्कुल सही, माइनस के 11। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 1 पॉइंट, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, यहां बन जाएगा 19 तो 2 रखेंगे तो 3 पे आएगा हमारे पास 4, लगभग इतना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा मैंने, √10 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाली, लेकिन हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर मैं थोड़ा और इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि 12.4 नहीं लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 0.124 इंटू 10⁻⁻10। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको लिखना चाहता हूं 0.124 एंगस्ट्रॉम। ये मीटर में चल रहा था, ये मीटर में चल रहा था, तो इतनी हमारे पास एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ आ रही है। अब आई यार बढ़िया, ये वेवलेंथ हमने देखी सी लग रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी देखी होगी, और ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तुम्हें कभी बताई होगी कि एंगस्ट्रॉम में होती है वेवलेंथ। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, अब आया ना मजा। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने देखो मास कितना छोटा लिया है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। इतना छोटा मास और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा दे रखी है, तो वो नोटिसेबल होगी इस बार, ठीक है। आगे चलते हैं एक और कैटेगरी की तरफ। सो नेक्स्ट अब अपना चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फोर्थ कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई पार्टिकल है जो कि मूव कैसे करा रहे हैं, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हम उसको मूव करा रहे हैं। तो जिसने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसको तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि मतलब हम इतना पोटेंशियल लगाएंगे तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। एक्सेलरेट करना मतलब हमारे पास चलना स्टार्ट कर देगा, और चलने से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं कभी भी पोटेंशियल लगाऊंगा तो पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा। जब भी कोई चीज चलती है तो उसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो हाँ, ये बात हमारे पास होगी, तो हम पिछले वाले फॉर्मूला को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, H अपॉन में 2m, यहां लिखा था काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं E इंटू डेल्टा वी, ठीक है, E इंटू डेल्टा वी। एक और फॉर्मूला कर सकते हो, मान लो मैं पोटेंशियल वगैरह सारा कुछ दिया, यहां पे डालो और बढ़िया एकदम रिजल्ट आएगा। मैं इसके तुम्हें 3 और फॉर्मूलाज कराना चाहूंगा, 3 के भी 4 ही कराना चाहूंगा जो तो अपने दिमाग में डायरेक्ट याद रखो, और वो भी मैं डायरेक्ट तुम्हें याद कराने वाला हूं ताकि तुम्हारे से कोई गलती ना हो, डायरेक्ट तुम एकदम हिट कर जाओ इस चीज को। मान लो कभी तुम्हें कोई कह दे कि भैया यहां से तुम मेरे को निकाल के बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी, अगर उसको इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से मूव कराऊं तो बताओ उसका हमारे पास वेवलेंथ कितनी आएगी। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में रूट में डेल्टा। डायरेक्ट इसको यहां पे कर रख के आना, तुम्हें इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट यहां पे से करके आना। इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसको डेल्टा वी लिख लो, कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मैं वी लिख रहा हूं ताकि सिंबल्स को इजी बना सकूं। दूसरा है अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस के लिए हमारे पास आ जाएगा 0.101 अपॉन में रूट वी। सर ये फॉर्मूला ला कहां से रहे हो आप? अबे यहां पे मास की वैल्यू डाल रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन की, फिर मैं मास की वैल्यू डाल रहा हूं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, लिख लो साथ साथ नोट्स में। उसके बाद मैं तुमसे बात करूं तो ड्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूटीरियम पता है, वो पता है ना, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम, उसमें जो ड्यूटीरियम होता है ना, ड्यूटीरियम, उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉन। तो यहां पर मैंने लिखा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूट्रॉन। और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे वैल्यू 0.202 रूट वी एंगस्ट्रॉम।
तीसरा हम लिखेंगे लास्ट हमारे पास है प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए जो हमारे पास वैल्यू सारी तुम्हें पहले ही कैलकुलेट करके रट के जाओ, इन्हें को पूछेगा नहीं कहां से आ रही, कहां से तुमसे सिंपल न्यूमेरिकल पूछेंगे वो, ठीक है। लास्ट मेरे पास है 0.286 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। जब मैं प्रैक्टिस की वीडियो इसको बनाऊंगा ना तो तुम्हें ये याद करके आना, रट के आनी है चीजें, ये चीजें रटी होनी चाहिए जब तुम कर रहे हो न्यूमेरिकल्स, तब मैं तुमसे पूछूंगा ये सारी चीजें, मतलब तुमसे अगर याद होंगी तभी हो पाएगा ये, ठीक है। मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्वेश्चन क्या दूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 50,000 वोल्ट, मैंने तुम्हें ऐसे ही बोलते 50,000 वोल्ट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी उस पार्टिकल की, उस इलेक्ट्रॉन की। सीधा यहां पे 50,000 डालेंगे आंसर। अगर मैंने अल्फा पार्टिकल को मूव करा दिया 50,000 इलेक्ट्रॉन 50,000 वोल्टेज से, ड्यूट्रॉन को मूव करा, हैवी हैवी वर्ड लग रहे हैं ना, बहुत भारी भारी, कुछ नहीं, ड्यूट्रॉन को मूव करा दिया पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, प्रोटॉन को मूव करा दिया पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 50,000, मूव कराया न्यूट्रॉन, अब क्या होगा तो मुझे बता देना बस क्या होगा, मैं तो नहीं कुछ भी लिख रहा हूं। अगर समझदार होंगे तो इसका आंसर दे दोगे अभी अभी, और आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिख के जाना कि अगर मैं न्यूट्रॉन को यहां पे रखूं और 50,000 से लगाने की चलाने की इसको कोशिश करूं, 50,000 मैंने वोल्टेज लगा दी, इसको चलाने की कोशिश की, क्या होगा, क्या होगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। मैंने ये 4 ही क्यों लिखे, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिखा, तुम्हें बताना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर तुम दो, ठीक है। और इसके मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल भी बता दिए तुम्हारे पास कैसे आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास अब आने वाला है 2-3 और चीजें मैं तुम्हें कराने वाला हूं, 2-3 तो नहीं 3-4 कराऊंगा ताकि हम बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको समराइज करेंगे सबको, चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट हमारे पास है 5th कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मूविंग, इलेक्ट्रॉन नहीं, पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से एक पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास किधर की डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा, पहले ये बताओ किधर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसको कहां फोर्स लगेगा, इसको लगता है पीछे की साइड फोर्स, ठीक है। सिचुएशन को इजी बनाने के लिए, अरे ये पता नहीं है कि तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE, बात समझ पा रहे हो, फोर्स का फॉर्मूला था QE, याद रखेंगे इस चीज को। तो मान लो यहां पे कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, मान लो कोई भी चार्ज है Q, और वो इधर को मूव कर रहा है और इसमें फोर्स भी इधर ही लग रहा है, फोर्स भी मान लो अभी इधर ही लग रहा है QE, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, इधर ही इसको फोर्स भी लग रहा है। अगर किसी चीज पर फोर्स लगता है तो पक्का एक्सेलरेशन आती है, तो मतलब फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन लॉ से पता है, ma इक्वल टू QE, a आ जाएगा QE अपॉन में m। बात यहां तक समझ आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है मान लो v0, तो बता सकते हो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट जितना तेज नहीं मूव कर रहा, वरना तो मेरे को m की जगह भी m0 लेना पड़ेगा, उतना नहीं जा रहे, उतना नहीं जा रहा। स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड नहीं है इसकी, उससे बहुत कम, बहुत कम, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड है इसकी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उसमें से सेकंड वाली, फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए पता है क्या हमें, बिल्कुल पता है, ये रही QE बाय m अपॉन में t, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी आ गई, इसका क्या करें, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे, h अपॉन में m, v की जगह क्या रखूं, v की जगह ये रखूं, v0 प्लस QE बाय m इंटू t। किसी भी टाइम पे अगर पूछा हो तो यहां पर बता देंगे, बढ़िया एकदम। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी, ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक बात हो गई। अगर रिलेटिविस्टिक की बात होती तो क्या करते, इसको सोचना। वैसे हमारे पास रिलेटिविस्टिक वाले का काम आएगा नहीं, रिलेटिविस्टिक वाले का काम आएगा नहीं, बट यहीं इसी को याद रखो। ये जो रिलेटिविस्टिक वाला काम है ना, मैं चाहता हूं इसको एडवांस में लूं,
मतलब एडवांस में होता है जो क्वेश्चंस की वीडियो में बनाने वाला उसमें लूं। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूंगा। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए रिलेटिविस्टिक वाला मैं चाहता हूं कि मैं उसको क्वेश्चंस के रूप में लूं। रिलेटिविस्टिक, एक तो इसके स्पेलिंग ही क्या है, ठीक है मैंने सही लिखा अपनी तरफ से, ठीक है जो भी है। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल। एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड में चलाएं। आ जाओ। जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वो तो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा कब होता है, थोड़ा सोचना इसके बारे में, विचार करना। मान लो कोई पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, लगाओ दिमाग। सो पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो कहां पे जाने क्या करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव कर रही है, अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है तो पक्का उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और कौन बैलेंस कर रहा होगा इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा QVB। अब तुम कहोगे सर यहां तो QVB sin थीटा आता था, है ना। तो अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस सर्कल में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी ये रही वेलोसिटी, ये रही रेडियस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, रुको 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 रुको, हाँ इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, अंदर जा रही है बोर्ड के इनसाइड है। क्रॉस का मतलब होता है बोर्ड के अंदर जा रही है। आई होप कि सबने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ लिया हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही है और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। और वैसे यहां पे साइन थीटा आना चाहिए था, लेकिन थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है V क्रॉस B। लेकिन यहां पे V क्रॉस B की जगह हम लिख रहे हैं VB साइन थीटा, और थीटा दोनों में कितना है, V और B में, V और B में थीटा है। एक चीज ऐसे अंदर मैं दिखाता हूं, एक चीज है बोर्ड के अंदर, मेरा हाथ देख रहे हो अंदर की साइड है, और ये वाला हाथ देखो ऐसे है, ये दोनों में एंगल कितना है, एक अंदर है एक इधर की साइड है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है हमें पता है, साइन 90 हमारे पास होता है 1, इसलिए मैंने इसको QVB लिख दिया। देखो एक V से एक V तो हम उड़ा सकते हैं, ये बन जाएगा MV इज इक्वल टू QBR, बस अब वो लिख देंगे लैम्डा, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा H अपॉन में QBR। तो ये डिपेंड करेगा, लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा रेडियस पे, ठीक है। जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस उतनी कम वेवलेंथ, देख लो यहां से, जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस उतनी कम वेवलेंथ, जितनी छोटी रेडियस उतनी ज्यादा वेवलेंथ। तो यहां से हम देख सकते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, हमने वेवलेंथ वाला कर लिया है पार्ट, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट कर लिया है। अब क्या करूंगा मैं इसमें क्वेश्चंस बनाने में, अब इसमें वैल्यूज डाल दूंगा। इतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, एग्जांपल में ऐसे मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता था, इतनी तुम्हें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है न्यूटन पर कूलम, और तुम्हें और भी चीजें दे दी मैंने, तुम्हें मास दे दिया और तुम्हें चार्ज दे दिया, चार्ज दिया नहीं, तुम्हें पार्टिकल बोल दिया ड्यूट्रॉन है। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि अभी कॉन्सेप्ट सीखो, आराम से क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनेंगे एकदम बढ़िया वाले, न्यूमेरिकल करेंगे, नोट्स को एकदम ऐसे 2-3 बार करके रट के आ जाना नोट्स को, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन लाऊं फॉर्मूला एकदम क्लिक कर जाए माइंड पे, तब आएगा मजा करने का, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत सारे मैं चीजें लेके आया हूं, और नोट्स भी खुद भी बना के लाऊं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल है फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को, लैम्डा का फॉर्मूला लिखा था H अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 3/2 kBT। kBT का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद है, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23, 10 रेज़ टू पावर माइनस 23।
ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां से यूनिट निकालना चाहूं तो जूल जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। या हमारे पास यूनिट भी आ सकते, डालो इसमें, डालो, तो ये बन जाएगा h अपॉन रूट में 2 इंटू में 2m 3/2 kT। तुम यहां पे b लिख भी सकते हो, b का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको लिख लो, बोल्ट्जमैन मैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो वेवलेंथ का बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे को दिख रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट में 3m/kT। देखो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी, खेलूंगा मैं किस पे। अभी जो लास्ट मैंने 3 बताया ना, इनको समराइज करता हूं। एक मैंने अभी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया, फिर मैंने तुम्हें गैस मॉलिक्यूल्स बताया, 3 तरह के अलग अलग चीजें बताई। यहां मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं बताता हूं, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, जेई मेंस, ये वो जो भी तुम सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैं तुम्हें पार्टिकल दे दूंगा ड्यूट्रॉन, बस तुम्हें पता होना चाहिए ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तुम्हें पता होगा तो तुम न्यूमेरिकल कर लोगे। मैं तुम्हें दे दूंगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तुम्हें मैं अल्फा पार्टिकल दे दूंगा, तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए, तुम्हें मास पता होना चाहिए, दैट इज इट। तुमसे मान लो दोनों के रेशो पूछ ली, तुमसे दोनों के लैम्डा की, दोनों के वेवलेंथ की रेशो पूछ ली, निकाल लेंगे आप। एक बार ये फॉर्मूला लगाएंगे ड्यूट्रॉन के लिए, एक बार ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा पार्टिकल के लिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना मैं कैसे बनाऊंगा, तो बस वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस पे क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजें फिक्स, देखो h फिक्स, k फिक्स, डिपेंड किस किस पे कर रही है, वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, एक m पे एक t पे, जिसका मास अलग होगा उसका वेवलेंथ अलग होगा, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, दो पार्टिकल सेम टेम्परेचर पे चल रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ, वेवलेंथ डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ मास पे, सिर्फ और सिर्फ मास पे, फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से बनेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। और भी चीजें आ रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको नोट्स करो, इसको इसके नोट्स बनाओ, सॉरी। सो लास्ट हमारे पास चीज आ रही है, जो भी नंबर था यहां पे नंबर डाल लेना, मेरे ख्याल से 7th नंबर है यहां पे, बाकी जो भी तुम्हें नंबर दिखे उसे डाल लेना। अब हमारे पास आएगी वेवलेंथ, किसकी कैलकुलेट करना चाहता हूं, हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, ठीक है। और अभी मैं हाइड्रोजन एटम की ही बात करूं अगर सिर्फ, तो हमें पता है कि यहां पे एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम कहोगे सर नहीं, ये मत करो, माइनस साइन लगाओ। अरे माइनस साइन क्या बताता, माइनस साइन तो सिर्फ यही बताता है फोर्स इज अट्रैक्टिव, माइनस साइन बताता है कि ये जो एनर्जी है ये बाउंड करके रखेगी सिस्टम को, नेगेटिव साइन का उतना ही काम है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को भी हटा के रखा है। नेगेटिव साइन लगाऊंगा उसका मतलब होगा सिस्टम इज बाउंडेड, बस इतना ही मतलब है, इसीलिए अभी मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, ठीक है। उस नेगेटिव साइन का दिमाग में मतलब रखेंगे याद, और लैम्डा का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा h अपॉन में रूट में 2m, काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी, मतलब एनर्जी आनी चाहिए थी, एनर्जी की आ जाएगा जगह 13.6 n स्क्वायर। जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल वगैरह में चेंज करके, जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा, तो देखो थोड़ा पहले मैं ऐसे ही करके दिखा देता हूं, h इंटू ये n स्क्वायर रूट में है, ध्यान रखना, तो ये n स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, है ना, रूट में n स्क्वायर अपॉन में इसके आ जाएगा 2m 13.6, ठीक है। तो यहां पे पूरा जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा थोड़ा सा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n, ये हमारे पास थोड़ा ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको n h अपॉन, यह हमारे पास बन जाएगा 27.2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रूट। मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये जूल में दे रखा है, तो तुम्हें इसको भी जूल में पहले बनाना पड़ेगा, फिर फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये चीज को ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें बात। ये अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये जूल में अगर तुम लेते हो, तो इसको भी अभी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। बेटा लिखो इस बात को,
इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। मैं सर आप ओरली क्यों बोल रहे हो, आप क्यों नहीं लिख रहे बोर्ड पे? तुम्हारा काम, ताकि तुम्हें याद रहे चीजें। यहां पर जैसे ही तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो ये भी जूल में होगा, ये भी जूल में होगा, तब बनेगी बात। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी। अच्छा, तुम कहोगे कि सर अगर नहीं ज्यादा नहीं करते इसको इतना ही रहने देते, बाकी सारा तुम्हें न्यूमेरिकल में छिड़वाते हैं इसका यूज। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें मास भी दिखेगा, ये जो मास है ना, ये भी तुम्हें कभी कभी दिखेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अब करो दिमाग अपना खराब, यहां से होना भी चाहिए। अब तुम कहोगे सर मास कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकता है? आएगा, बताएंगे तुम्हें क्यों आएगा। एक फॉर्मूला बताऊं क्या, यहां से आएगा, E इज इक्वल टू mc²। m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, E अपॉन में c²। तो कभी कभी मैं मास तुम्हें ऐसे भी दे दे, मतलब एनर्जी और मास सेम चीज है। मास तुम्हें मैं कभी कभी ऐसे भी दे दिया करूंगा, 511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। इसका मतलब क्या है, मतलब ऊपर 511 एनर्जी है और यहां मेगा है, मेगा 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, डिवाइडेड बाय c²। क्या ये मास है? हाँ, यहां से सारी तो बढ़िया बात थी। अब ये वाले फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, क्योंकि मास ज्यादातर अगर तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, याद रखना, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ रहा हूं तो मतलब मास भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ये यूनिट्स होंगी मास की, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास। अदरवाइज मल्टीप्लाई this 22.7 by 1.6 into 10⁻⁻19, 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल्स, तभी किसमें आ जाएगा, जूल्स में। मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो मैं एक और बार रिपीट टेलीकास्ट दोबारा सुनाना चाहूंगा। हमने ये जो एनर्जी की वैल्यू रखी है, ये जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो तुमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू उठा के यहां पे अगर रखी है, तो अभी ये जो नीचे डिनोमिनेटर, ये जो रूट में आएगा, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या तुम्हें इसे जूल में चेंज करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा, जूल में चेंज करो। अगर मान लो तुम्हें मास ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, न्यूमेरिकल में समझाऊंगा ये मैं चीजें एक और बार, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अगर यहां समझ आ जाए तो फिर तो मजा ही आ गया। अगर ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ के जाएंगे आप, समझ के जाएंगे, बहुत हो गया। एक और बार, ये अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा, अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चेंज करना चाहता, तो मतलब मास भी किस में देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। अगर ऐसे नहीं दिया हुआ, केजी में दिया हुआ है, तो इस 22.7 को 22.7 मत लिखो, यहां पे कितना लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखो। तो मैं यहां पे ऐसा लिखना चाहूंगा, तुम्हारी कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए मैं इसको लिखना चाहूंगा 27.2 सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात ही खत्म हो गई सारी। मास तुम्हें दे सकते हैं, मास कैन बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन बी। अगर दिया होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखो, केजी में दिया होगा तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को खोल दो। कैसे ओपन करोगे, मल्टीप्लाई विद 1.6 into 10⁻⁻19, दैट इज इट। मजा आया एकदम। अब आगे चलते हैं। अभी इसके एक चीज और, अच्छा मैं अगर ग्राफ बनाना चाहिए, जो जितनी भी चीजें की है, अगर मैं सबका एक ही ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, या सबके अलग अलग ग्राफ बनेंगे? ये जो मैंने तुम्हें 7-8 टॉपिक करा दिए, इतने सारे 7 ही कराए, हाँ 7 टॉपिक करा दिए एक ही डी ब्रोगली वेवलेंथ में। सबका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे आएगा, सबका एक ही जैसा ग्राफ आएगा, वो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे आएगी वेवलेंथ, यहां पे ऑल पैरामीटर्स, एनी पैरामीटर फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स। कोई भी पैरामीटर उठा के तुम यहां पे रख दो, सबका एक ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि सारे कैसे हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, समथिंग की फॉर्म में, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये इक्वेशन किसकी होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है। शेप याद रखो, मैंने लास्ट में आइंस्टीन की
जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया था तो भी ये शेप तुम्हें बताई थी, ठीक है। जब हमने निकाला था ना काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ की बात की थी तो तुम्हें ये बताया था, और यहां पे भी कुछ ऐसा सा बन रहा है, तो मतलब बातें तो मैच हो रही, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम एक को तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे और एक को हम कभी नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। तो यहां पे हमारे पास वो चीज क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास चीज कुछ ऐसी है। सबसे पहला जब हमारे पास चीज आई है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब तुम तो सोच रहे होंगे ना यार, एक तरफ वेव नेचर ऑफ लाइट बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें। एक तरफ पार्टिकल नेचर है, उसको एक ही चीज सपोर्ट करती है बस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, तीन चीजें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग स्कैटरिंग, और तीसरी चीज हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ये जो थर्ड वाला है ना, और तो मैं बता तो भी तुम्हें दूंगा ही, हाँ, लेकिन ये वाले पे और ज्यादा चर्चा कर रहे होंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, मैं इसको पढ़ाना चाहूंगा अच्छे से, तसल्ली से पढ़ाना चाहूंगा इसको। ये तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास क्या होता था कि एक एटम होता था, तुम यहां से फोटोन को स्ट्राइक कराते थे, यहां से फोटोन आते थे, ठीक है। अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती थी फाई से, फाई क्या होता था, वर्क फंक्शन, तो यहां से तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते थे। जो इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी वर्क फंक्शन से ज्यादा, वर्क फंक्शन क्या होता था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जितनी उससे ज्यादा एनर्जी एक्स्ट्रा होती थी वो सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है। ये होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एटम, बात समझ आ गई। दूसरा कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होगा, यहां पे हमारे पास जो यूज कर रहे हैं ना रेस, ये होगी एक्स रेस, बड़ी हायर एनर्जेटिक, या फिर गामा रेस। इसका तो क्या ही बताऊं तुम्हें तारीफ में, इसकी तो एनर्जी इतनी ज्यादा है जैसे तुम्हारे टीचर की जो तुम्हें पढ़ा रहा है, इतनी एनर्जी है इसके पास, गामा रेस की और एक्स रेस की। अब हम अगर इसको एटम पे फेंकते हैं, अब हम इसको एटम पे फेंकते हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है ना यूज, ये होती है यूवी रेस। मोस्टली इसको कौन सी रेस को यूज करते हैं, लगभग यूवी रेस को, लगभग यूवी रेस का, उसके आसपास भी कर लेते हैं लेकिन ज्यादातर यूवी रेस। ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है ना, इसमें एक्स रेस और गामा रेस को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक होती है, जैसे ही ये स्ट्राइक करती हैं, जैसे ही ये एटम को स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गए इस साइड, बात बन गई, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी है इनके पास कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन से यहां पर टकराती है ना, टकराने के बाद एक छोटा फोटोन भी निकलता है, छोटा फोटोन भी निकलता है जिसकी कुछ एनर्जी होगी ई डैश। समझ पा रहे हो बात को, इसकी ठीक है, ई डैश मान लेते हैं, इसकी एनर्जी थी ई, इसकी एनर्जी है ई डैश, मतलब इतनी एनर्जेटिक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, फिर भी एक फोटोन भी निकल रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है। बात समझ पा रहे हो। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग हमारे पास है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जिसको मैं लिखवाना चाहूंगा, ऑल्दो ठीक है, अगर तुम इसे याद रख लो तो अच्छी बात है। लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू 2.231 माइनस कॉस फाई। कॉस फाई हमारे पास होगा जितने एंगल पे फोटोन पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। वैसे यहां पे आता है H/mc, मैंने सारी वैल्यूज पहले ही रख दी हैं। दिस इज द फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला है, ऑल्दो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कहीं नहीं देखोगे तुम, बट ठीक है, फॉर्मूला याद रखने में अपना क्या ही जाता है। क्या इतना ही पढ़ाओगे इसके बारे में सर? नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स में और बात करेंगे। मैं नहीं, इसके क्वेश्चंस में भी नहीं पढ़ाने वाला हूं, जो मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ कराऊंगा उसके क्वेश्चंस में भी नहीं पढ़ाने वाला हूं ये, और ये बिल्कुल तीन चीजें एक और बार पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टार्टिंग में, ठीक है। यहीं से न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इस पे तो मैं तुम्हारा दिमाग जरूर खराब करना चाहूंगा। फोटोन आए, फोटोन भी है हायर एनर्जेटिक, मान लो गामा रेज है, गामा रेज बहुत पावरफुल, एकदम एनर्जेटिक आई, सामने एटम पड़ा था, एटम पड़ा था, एटम को कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं,
एटम के पास से चली गई और पता क्या हुआ, अपने आप ही पता नहीं कैसे एक फोटोन ऐसे गया, एक फोटोन ऐसे गया, ये फोटोन है, एटम यहां पड़ा होता, ये एटम पड़ा, इसको भूल जाओ अभी फोटोन को, ये फोटोन इधर है, ये एटम था, इसके कुछ पास यहां पे फोटोन जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, इससे इसमें से नहीं आएगा ये चीज जो मैं बोलने लगूं, ये फोटोन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इस एटम के पास आते ही दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये आ गया, एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक आता है पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, और अपने आप ही, मतलब ऐसा सोच लो, मैं अगर एक फोटोन हूं, मैं चलता चलता दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है सर, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन जैसी चीज, बिल्कुल सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अलग है, सिर्फ चार्ज। अब मैं प्रोटॉन क्यों बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या फर्क है, सिर्फ एक चार्ज का फर्क है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बस। तो तुम कहोगे सर वो तो प्रोटॉन भी होता है, नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बहुत फर्क है, मास का डिफरेंस है, इसमें कोई मास का डिफरेंस है, मास भी सेम। तो तुम कहोगे सर फिर तो उल्टा भी होना चाहिए, क्या अगर एक पॉजिट्रॉन आए और एक इलेक्ट्रॉन आए और दोनों मिल जाएं तो क्या बनेगा, एनर्जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल सर, एंटी प्रोटॉन भी होता है, एंटी न्यूट्रॉन भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। थोड़ी सी चीजें बचा के रखता हूं, ये तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए जान के कराई, मतलब उस वे में नहीं, मतलब तुम्हारे दिमाग को चलता रहने के लिए ये चीजें कराई गई हैं, और पिछली जो 7-8 चीजें कराई हैं उसको करो, अगली वीडियो देखो, न्यूमेरिकल्स करो, वरना उसके बिना तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा, अगर वो नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीजों को करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें पूरा करा दिया जितना मैं सोच के आया था, उसे दो तीन चीजें फालतू ही बताई है तुम्हें, कम नहीं सिखाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय।